हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक प्यूसम बिहार बोर्ड के लिए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पटना का वैभव। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस लेसन में। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय क्या है, इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है, आइए इसके बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। यानी कि इस पाठ में हम प्राचीन काल के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आज के इतिहास में या आज के युग में जो कुछ भी हम पटना में है, आज के समय में जो कुछ भी पटना में है प्रसिद्ध चीज़ें, उनके बारे में बताया गया है इस लेसन में। आगे कहता है बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है, यानी अपने महत्व को धारण किए हुए है। इसका इतिहास यानी कि पटना का इतिहास, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यानी कि 2500 वर्ष कहिए या 2500 वर्ष पुराना ये वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। यानी कि ये विशेष रूप से धार्मिक भी है, यानी धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है और उद्योग धंधों यानी कि बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतिसिंह आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। तो ये पाठ परिचय है। इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना जो है वहाँ कौन कौन आए, तो मेगास्थनीज आए, फाहियान आए, हुएनसांग आए, इतिसिंह आए। ठीक है। पटना कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी आप जान लीजिए, गंगा नदी के किनारे है। बिहार की राजधानी कौन है, तो पटना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पाठ परिचय से ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं लेसन, जो कि है पाटलिपुत्र वैभव। ये पाठ परिचय था, आगे अब हम जानेंगे लेसन। तो सबसे पहले लेसन में जो है ना वो एक श्लोक ही आता है, तो आइए समझते हैं श्लोक को। तो पहले तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दूं, रंग बिरंगा हो जाएगा। कथा प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। विचित्र का मतलब कि एक अद्भुत महानगर है, खूबसूरत महानगर है। इसके विषय में किसने लिखा है, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनीम ताख्य काव्य में कहा है कि, यानी कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कुटनीम ताख्य। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी गया है कई बार, तो आप याद रखिएगा कि कुटनीम ताख्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दामोदर गुप्त। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही काला हो गया, पीला हो गया, इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो हाँ, ये सही रहेगा। तो कुटनीम ताख्य जो किताब है उसके लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है कुटनीम ताख्य पुस्तक के काव्य के लेखक। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि कुटनीम ताख्य नामक काव्य की रचना किसने की है, दामोदर गुप्त ने। सेम यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा कि दामोदर गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है, किस काव्य की रचना की है, तो कुटनीम ताख्य। हाँ, एक बात और कि पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा किनारे। पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। गंगा नदी और पटना याद रखने वाली चीज है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक दिया है और इस श्लोक का अर्थ हम समझेंगे, तो आइए देखते हैं श्लोक क्या है। दामोदर गुप्त अपने कुटनीम ताख्य नामक काव्य में लिखते हैं और कहते हैं, अस्ति महत तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम, यानी कि यह नगर
यह जो पटना नगर है वह पृथ्वी का तिलक है। महती मतलब होता है पृथ्वी, और तिलकम मतलब तिलक यानी अभिषेक जो सर पर लगाया जाता है। तो पटना जो है पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का कुलगृह है। कुलगृह का मतलब है कि घर। सरस्वती का कुलगृह मतलब शिक्षा का घर, क्योंकि सरस्वती माता तो शिक्षा ही देती है ना। तो सरस्वती का कुलगृह मतलब शिक्षा का घर है या शिक्षा का केंद्र है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरबंदर स्थानम, यानी जिसका नाम पाटलिपुत्र है, यानी कि उस नगर का नाम पाटलिपुत्र है जो सरस्वती का कुलगृह है, पृथ्वी का तिलक है और परिभूत पुरबंदर स्थानम यानी कि स्वर्ग जैसा सुंदर है। परिभूत पुरबंदर स्थानम, पुरबंदर स्थान मतलब होता है स्वर्ग जैसा, स्वर्ग, पुरबंदर स्थान मतलब स्वर्ग होता है। तो परिभूत पुरबंदर स्थानम कहा गया है पटना को। पटना जो है वो स्वर्ग जैसा सुंदर है, पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है। और ये सब कहाँ लिखा गया है? ये सब कुटनीम ताख्य नामक बुक में लिखा गया है। किस ग्रंथ में लिखा गया है? कुटनीम ताख्य नामक बुक में लिखा गया है। कौन लिखते हैं? दामोदर गुप्त लिखते हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? पटना को कहा गया है। पुरबंदर स्थान किसे कहा गया है? पटना को कहा गया है। महत तिलकम किसे कहा गया है? पटना को कहा गया है। महत तिलकम किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है। सरस्वती का कुलगृह किसने कहा है? दामोदर गुप्त में कहा गया है। किस ग्रंथ या किस काव्य में कहा गया है? कुटनीम ताख्य नामक काव्य में कहा गया है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। श्लोक का जो है सीधा का अर्थ है पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थली यानी कि शिक्षा का केंद्र, पाटलिपुत्र नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इस श्लोक का यहाँ पे अर्थ हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में और बहुत कुछ दिया गया है जिसको हम अभी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपको इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था, यानी कि पाटली नामक गांव अवस्थित था जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। यानी कि गौतम बुद्ध कई बार पाटली नामक ग्राम में आए थे। कौन से ग्राम में? पाटली नामक ग्राम में आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव, यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, यानी महानगर बनेगा, लेकिन यह हमेशा लड़ाई झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछता भी है। ठीक है, पूछता है कि गौतम बुद्ध पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे। तो यही भविष्यवाणी किए थे कि पाटलिपुत्र भविष्य में यानी कि आने वाले समय में बहुत बड़ा महानगर बनेगा। क्या भविष्यवाणी किए थे? उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम महानगर होगा, यानी महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। ये इसका आंसर हुआ। गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे? तो गौतम बुद्ध पटना के बारे में कहे थे कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। ये इसका आंसर हुआ। गौतम बुद्ध पटना में कितने बार आए थे? तो कई बार आए थे। पटना में कई बार आए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बाद में पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यानी यही पाटली ग्राम जो था वो पाटलिपुत्र बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक हो गई थी। यानी कि इस नगर को पाटली ग्राम जो था, पाटलिपुत्र जो था, वो बाद में फिर पाटल क्या था यार, मैं भूल भी गया। पाटली नामक गांव जो था, पाटली नामक जो गांव था, वही गांव बाद में पाटलिपुत्र बना। पाटली नामक ग्राम बाद में पाटलिपुत्र
पुत्र बना। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो है उसके पहले का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। शोभा तथा रक्षा व्यवस्था किसके शासनकाल में अति उत्तम थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऐसा किसने कहा है, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा है। कहाँ कहा है, तो अपनी आत्मकथा में कहा है, अपनी आत्मकथा में कहा है। किसने कहा है, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा, किस किताब में कहा, तो अपनी आत्मकथा में कहा। किसके शासनकाल में रक्षा व्यवस्था और सुव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक हो गई थी। अब पूछेगा कि अशोक के समय इसका रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो और अधिक, यानी कि और अच्छा और समृद्ध हो गया था, और बहुत सुंदर दिखने लगा था, और ये जो है धनवान भी हो गया था और विकसित हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तो धनी था ही, सुंदर था ही, शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम था ही, लेकिन अशोक के शासनकाल में अति उत्तम हो गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यानी बहुत समय तक, लंबे समय तक पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र बना रहा। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। यानी कि यह जो कथन है वो कौन कह रहे हैं, राजशेखर नामक कवि कहते हैं अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर ने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना राजशेखर ने किया है। ठीक है, या क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अब इसको हम कंफ्यूजन भी कर सकते हैं, हो सकते हैं, और याद भी कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर जस्ट बताया था कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने, दामोदर यहाँ लिखा मैंने, दामोदर गुप्त नामक कवि ने, यहाँ मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने, अच्छा ये क्या कर दी मैंने, इरेज, जी हाँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने किस ग्रंथ की रचना की है, कुटनीम ताक्य नामक काव्य की रचना की है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कवि हैं जिनका नाम है राजशेखर, और राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसको मैं आपको आसानी से याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सा ट्रिक, आप याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है राजशेखर, क्या लिखा हुआ है, राजशेखर लिखा हुआ है। और राजशेखर, राजशेखर मतलब समझिए राजा, राजशेखर मतलब राजा, और काव्य मीमांसा यानी कि यहाँ मांसा यानी मांस समझिए। तो जंगल का राजा कौन होता है, शेर, और शेर क्या खाता है, मांस। तो जंगल के राजा शेर जो है वो मांस खाता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ राज लिखा है यानी राजा समझिए, और जंगल का राजा होता है शेर, और शेर मांस खाता है, इससे काव्य मीमांसा हो जाएगा। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो राजशेखर नामक कवि ने अपने ग्रंथ में एक श्लोक, एक नहीं लिखा तो बहुत सारा होगा, लेकिन एक श्लोक जो हमारे बुक में दिया हुआ है, तो श्लोक लिखा है इन्होंने, किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है एक श्लोक जो हमें बुक में दिया है। तो आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। तो राजशेखर लिखते हैं अपने ग्रंथ में, क्या लिखते हैं आइए समझते हैं। राजशेखर अपने ग्रंथ में लिखते हैं और कहते हैं, अत्रोप वर्ष वर्षा विह पानिनी पिंगल विह व्याढ़ी
वर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुप जगमुह। यानी कि यहीं पे पढ़कर वर्षों तक, यहीं वर्षों पहले यहीं पढ़कर पाणिनि पिंगल और व्याडेह वर रुचि पतंजलि आदि ने ख्याति प्राप्त की है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस श्लोक का अर्थ जो है इस प्रकार से होगा। इसको हम एक सही तरीके से जो है यहाँ पे लिख दिया है हमने, तो इसको एक सही तरीके से अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ वर्ष या उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई, यानी कि यहीं से पढ़कर इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई, ख्याति पाई और फेमस हुए, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये कौन लिख रहे हैं? राजशेखर लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिख रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज में आ गए हैं हम। तो मैं आपको आगे बताऊं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। अपना क्लासेस का मैंने अपना नोट्स बना लिया है, जो आपको संस्कृत के हर चैप्टर का मिल जाएगा। ऑल चैप्टर जो है आपको संस्कृत का नोट्स मैंने बना लिया है, जो बहुत ही आसान कर देता है किसी भी लेसन को समझने और याद रखने में। तो ये नोट्स मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। इससे आप बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप चाहें तो ये नोट्स आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कितने में मिलेगा ये नोट्स? बिल्कुल सस्ते में, यानी कि आप समझिए कि बहुत ही कम रुपये में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ओनली ऑन 49 रुपीज़, यानी कि 49 रुपये में मैं आपको ये ऑल लेसन का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर का भी नोट्स खरीद लें, यानी कि आप दोनों के दोनों आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप मुझे 99 रुपीज़ पे करते हैं तो आपका संस्कृत का बुक और साथ ही साथ संस्कृत ग्रामर ओनली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो 10th बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, इस बार देने वाले हैं, उनके लिए 99 रुपीज़ में आपको, केवल 99 रुपीज़ में आप पूरे 100 नंबर की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपको बुक का भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रामर का भी कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप 99 रुपीज़ पे करते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दूंगा और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, केवल 99 रुपीज़ में। अगर आप 49 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको केवल बुक का नोट्स मिलेगा। अगर आप केवल संस्कृत ग्रामर लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप 49 रुपीज़ पे करके केवल ग्रामर खरीद सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कीजिएगा डीएम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। अगर आपको नहीं, किसी और को खरीदना है, आपके भाई बहन दोस्त को खरीदना है, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आइए हम आगे पढ़ लेते हैं पाटलिपुत्र वैभव लेसन को। तो इसे इरेज करता हूँ पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है? कहता है कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र के और क्या नाम है, ये पूछता भी है कि पाटलिपुत्र के और क्या क्या नाम है। ऑप्शन रहेगा आपको कुसुमपुर, पुष्पपुर या पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम और इनमें सभी। तो आपको इनमें सभी लगाना है या फिर जो भी आंसर हो, जैसा भी हो, आप अपने अनुसार जो है सही आंसर लगाइएगा। तो इसमें हम क्या सीखे कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम कुछ और भी मिलता है। क्या क्या मिलता है? एक तो पाटलिपुत्र है जो हम जानते हैं, और भी है पाटलिपुत्र के अलावा पुष्पपुर, कुसुमपुर, अभी इसके पहले हमने देखा था पाटलीग्राम। क्या देखा था? पाटलीग्राम। और अभी हम जानते हैं पटना। तो पटना के 5 नाम हो गए। कितने नाम हो गए? 5 नाम। कैसे? मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूँ।
पहला हो गया पटना जो हम जानते हैं, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र जो कि सामने लिखा हुआ है, और तीसरा हो गया पुष्पपुर, चौथा हो गया कुसुमपुर और पांचवा हो गया पाटलीग्राम। तो पटना के 5 नाम हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर ही रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। यानी कि एक बुक है जिसका नाम है पुतलिका। क्या नाम है? पुतलिका। और पुतलिका नामक बुक से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो है वो गुलाब के फूल के नाम पर रखा गया है। तो एक क्वेश्चन पूछता भी है कि पाटलिपुत्र या पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब इस प्रकार से होगा कि पटना में गुलाब का उत्पादन बहुत अधिक होता था और गुलाब को पाटल कहते हैं। गुलाब को पाटल कहते हैं। तो गुलाब के अधिक उत्पादन होने के कारण, पाटल नाम के कारण पाटलिपुत्र का नाम यानी पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा या रखा गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। गुलाब के अधिक उत्पादन होने के कारण पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। तो ये इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। कहता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। साथ ही साथ पूछता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कैसे मनाया जाता था, यानी कि आज के कौन से त्योहार से ये मिलता है? तो साथ में इसमें लिखा भी है कि कौमुदी महोत्सव जो है कैसा मनाया जाता था। तो इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। यानी कि किसके समान या कैसे मनाते थे? तो दुर्गा पूजा जैसे आज हम मनाते हैं उसी के पास अनुसार मनाते थे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और क्या कुछ पूछता है? इससे और भी 1-2 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा त्योहार मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कौन से त्योहार के जैसा था? तो दुर्गा पूजा। या उल्टा पूछ देगा कि दुर्गा पूजा के समान कौन सा त्योहार पटना में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब कुछ जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आइए समझते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़े, हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। यानी कि मैंने आपको कुछ बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र बहुत ही समृद्ध राज्य था, शहर था, बहुत ही समृद्ध शहर था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया मध्यकाल में जब पटना को देख रेख करने वाला कोई नहीं था। यानी कि इसकी रक्षा व्यवस्था, इसकी शोभा व्यवस्था को और अच्छे तरीके से बनाए रखने वाला कोई नहीं था। और ऐसा कहाँ मिलता है? तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक से मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस काल में पटना को देख रेख करने वाला कोई नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा मध्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्यकाल। कितने सालों तक पटना जीर्ण तीर्ण रहा? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कितने सालों तक पटना जीर्ण तीर्ण रहा? तो 1000 वर्षों तक। कितने सालों तक? 1000 वर्षों तक। यह जानकारी कहाँ मिलती है? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको करते चलना है क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल गहराई से पूछता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से आपको गहराई से समझ करके करना है। आगे कहता है, मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ।
यानी कि मुगल वंश आया। मध्यकाल के बाद फिर मुगल वंश आया, और जब मुगल काल आया उसके बाद फिर से पटना जो है एक फिर से समृद्ध नगर बन गया। इस पे ध्यान देने लगे लोग और इसकी विस्तार करने लगे, विकास करने लगे। उसके बाद मुगल के बाद अंग्रेज आया, तो अंग्रेजों ने भी इसका काफ़ी विकास किया। जैसे कि अपना पटना का गोल घर जो है, वो गोल घर किसने बनवाया है? तो गोल घर भी अंग्रेजों ने ही बनवाया है, ठीक है, अनाज रखने के लिए बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह शब्द पतन शब्द से बना है। यानी कि अब ये भी क्वेश्चन बन गया कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब किया गया? पहले था पाटलिग्राम, फिर पाटल नामक पुष्प के कारण इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र के बाद इसका नाम पड़ा पटना। तो अब पूछ देगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस शब्द से बना? तो पतन नामक शब्द से बना। कौन से शब्द से बना? पतन नामक शब्द से। पतन नामक शब्द से पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। मध्यकाल में कब नाम रखा गया? तो पटना का नाम पटना जो है मध्यकाल में रखा गया था, ठीक है। पतन नामक शब्द से इसका नाम पटना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। यानी कि यहाँ एक देवी है जिसका नाम है पटन देवी। क्या नाम है? पटन देवी। और ऐसा माना जाता है कि पटना की रक्षा करने वाली एक देवी है जिसका नाम है पटन देवी। तो ये पूछने लायक क्वेश्चन है कि पटना की रक्षा कौन करती है? तो पटन देवी करती है। किसकी पूजा होती है? पटना में कौन सी देवी की पूजा होती है? तो पटन देवी की पूजा होता है, ठीक है। पटन देवी कहाँ है? तो पटना में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे आपको बिल्कुल तैयार रहना है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब दे दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अभी के समय में पटना क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन यानी कि किसी भी दिन, आम दिन इसका विस्तार हो रहा है। यानी पटना जो है दिन प्रतिदिन अपना विस्तार किया जा रहा है। विस्तार मतलब कि पटना फैलते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके उत्तर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। यानी कि इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। इसके पटना के उत्तर में, नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। कैसे पूछेगा आइए समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। गंगा नदी पटना के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी कौन है? तो पटना है। कौन है? तो पटना है, ठीक है। इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु पुल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, यानी सेतु है। कहाँ बना है? तो गंगा नदी के ऊपर बना है। कहाँ बना है? गंगा नदी के ऊपर। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी। कहाँ है? तो पटना में है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस नगर में पटना में इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है, घूमने लायक जगह है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि पटना एक पर्यटक स्थल है कैसे, दर्शनीय स्थल है कैसे? तो आपको जवाब देना है कि पटना एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल कैसे? क्योंकि यहाँ बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं।
जैसे कि क्या कुछ है यहाँ पे, आइए समझते हैं, बताते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत कुछ है, जैसे कि क्या क्या है। तो यहाँ है संग्रहालय, क्या है संग्रहालय। यहाँ है उच्च न्यायालय, संग्रहालय को कहते हैं म्यूजियम, संग्रहालय को म्यूजियम कहते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट है। सचिवालय है, सचिवालय यानी कि इसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है पर कुछ कहते हैं जो मुझे याद था। गोलघर है, हम जानते हैं गोलघर है। तारामंडल है। जैविक उद्यान है, कहाँ है, पटना में है। मौर्यकालिक अवशेष यानी कि मौर्य काल के जो राजा था उसका अवशेष है, यानी कि गद्दी तलवार जो भी उनका सामान बचा हुआ है वो मौर्यकालिक अवशेष जो है यहाँ पे है। महावीर जी का मंदिर है, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, स्टेशन के बगल में ही है। तो ये सब जो है घूमने लायक जगह है पटना में, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है पटना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब लगता है लेसन समाप्त ही हो गया, तो बस थोड़ा सा और है, समझ लेते हैं। तो अब जानते हैं पटना के बारे में थोड़ा सा और क्या कहता है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, जहां 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन करने के लिए आते हैं, तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। अब ये पूछता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है, जहाँ से लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ यात्रा करने दर्शन करने आते हैं। इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कुछ पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गोविंद सिंह थे। कौन थे, गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक। पहला गुरु थे गुरु नानक और 5वां गुरु थे गुरु अर्जुन देव और 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था। पटना में क्या बनाया गया है गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर, तो गुरुद्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, गुरुद्वारा। यहाँ कहाँ के लोग आते हैं, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है और यहाँ और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। यानी कि यह जो है एक तरह से कहिए कि पटना ही एक म्यूजियम है। पटना में आने का मतलब है कि आप एक म्यूजियम में आए हैं और यहाँ के सभी चीज़ों को देखिए, सीखिए और आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से पर्यटक की दृष्टि से यह एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, यानी घूमने लायक जगह है पटना। तो कभी मौका मिले तो पटना जरूर जाना। तो ये लेसन समाप्त हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, तो आप स्क्रीनशॉट आई होप ले ही लिए होंगे क्योंकि आप तो इतने समझदार हैं ही। तो आइए अब हम इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है अपना क्लासेस का, क्या है, तो अपना क्लासेस संस्कृत क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। यानी पहले पटना जो है उसका क्या प्रसिद्धि था, क्या था पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हम आइए समझते हैं और पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो आंसर इस प्रकार से है, आंसर उत्तर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर में के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों से
पुलवित होने के कारण विचित है, यानी कि पाटल पुष्प के कारण ही पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया होता था या मनाया जाता था। साथ ही साथ यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर के साथ दृष्टिगत होता था, यानी कि दुर्गा पूजा जैसा था। तो क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र के बारे में आप इसका इतिहास बताइए, क्या कुछ होता था। तो यहाँ पे हमने दो चीज बताया है। पहला कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, और साथ ही साथ यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता था। इसके साथ हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही समृद्ध था। दामोदर गुप्त ने इसके बारे में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कुटनीम ताख्य। दामोदर गुप्त क्या लिखते हैं, कुटनीम ताख्य, जिसमें पृथ्वी का तिलक बताया है, सरस्वती का कुलगिरी बताया है, किसको, पटना को। साथ ही साथ एक और कवि है जिसका नाम है राजशेखर, जिसने कुटनीम काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें बताया है कि पटना में ही पतंजलि, पाणिनि, पिंगल आदि ने अपना पढ़ाई पूरा किया और प्रसिद्धि पाया। तो पटना के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखिएगा, लेकिन एक बात बता ही दूं कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसी के अनुसार लिखना है। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 से 7 लाइन जो है जरूर लिखिएगा, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कीजिए, यानी कि इसके समृद्धि का वर्णन कीजिए। आइए करते हैं पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन। तो कहता है आंसर, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात है। विदेशी यात्री लोगों ने आकर अपने स्मरण में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण कहते हैं, जो व्याकरण जानते हैं, भास्कर यहाँ परीक्षित हुए हैं, ये पढ़े हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है। ठीक है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो पाटलिपुत्र के वैभव में बताएंगे, वैभव यानी प्रसिद्धि, समृद्धि के बारे में बताएं, जो कुछ भी पटना के बारे में आप जानते हैं, जो भी आप जानते हैं, जो इसका समृद्धि बताएं, कितना बड़ा है, कितना फैला है, क्या कुछ है पटना में, तो आप लिख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे लिखा है वो काफ़ी है, क्योंकि यही बहुत बड़ा आंसर है, और कितना लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हमें देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, यानी कि 5 वाक्यों बताएं कि पाटलिपुत्र वैभव लेसन में क्या कुछ दिया हुआ है। उत्तर है, इसमें बिहार राज्य की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ इतिहास परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। यानी कि इतना अच्छा से इस लेसन में बताया गया है पटना के बारे में कि आप कोई कंपटीशन में भी जाएंगे तो पटना के बारे में जितना कुछ बताया गया है, इसकी जानकारी से आप अच्छा कर सकते हैं कंपटीशन में। तो पटना को डिटेल से समझाया गया है इस लेसन में, यही 5 वाक्य में इसका परिचय हुआ। इसके अलावा भी और बहुत कुछ कह सकते हैं। इसमें पाटलिपुत्र का इतिहास बताया गया है, पाटलिपुत्र वैभव जो है लेसन, इसमें पाटलिपुत्र के बहुत सारे प्राचीन नाम बताए हैं। जैसे मैंने आपको 5 नाम बताए थे, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अभी का जो नाम है पटना। फिर इसमें दामोदर गुप्त कुछ लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं।
बता सकते हैं कि क्या कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पटना के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आपको केवल 5 लाइन लिखना है, आपको जो अच्छा लगे, जो वाक्य आपको अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो इसका उत्तर होगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी कि पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के यानी दामोदर गुप्त ही तो कहा था ना, दामोदर गुप्त ने ही अपने ग्रंथ अपने काव्य दामोदर गुप्त ने ही अपने काव्य में लिखा है। कौन सा काव्य था? इसका नाम था कुटनीम ताख्य। तो कुटनीम ताख्य नामक काव्य में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक कौन है? तो पटना है। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखे हैं ये। इसका आंसर जो है ऊपर होगा। हाँ, तो क्या पढ़े थे? वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं, पृथ्वी पर विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर का तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, यानी स्वर्ग से की है, और कहा है कि यह जो नगर है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐसा किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजशेखर रचित काव्यमीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की, यानी प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। क्योंकि इतने विद्वान बनाकर जब कोई व्यक्ति बनकर निकलेगा तो उसकी चर्चा तो होगी ही। तो पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहाँ पहले नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस था और पाटलिपुत्र में लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र में ही पढ़ता था, इसलिए पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का केंद्र था, सरस्वती का कुलगृह कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा तथा शोभा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ और ज्यादा विकास हुआ था। तो सिंपल सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, यानी कि कौमुदी महोत्सव का ही बात किया जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। मैंने आपको बताया था ना कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विषय प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण नगर है क्योंकि पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ ही उनके 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था उसी स्थान पे एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जहाँ देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहाँ शिक्षा और वैभव और समृद्धि थी।
मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मध्यकाल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में लेकर वर्तमान समय तक और अधिक विकास होता रहा है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी हमारे अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। तो आपको इस कहानी से सीखना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ है? हाँ है। तो कुछ और क्वेश्चन है जो हम अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? तो लेखक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। सरस्वती के वंशज का मतलब है कि जो सरस्वती को मानते थे, विद्या को बहुत आगे तक ले गए। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यही हुई, यानी कि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए। इनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था, यानी कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव को धारण किए हुए है। यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्साह मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी को पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान महानगर है, यानी कि बहुत ही अच्छा महानगर है, जो कि सभी के लिए सभी क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए, सबसे ये परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है और साथ ही साथ लेसन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आइए बात करते हैं किसका? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव का प्रचलन है ना, तो ऑब्जेक्टिव तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ है, यहाँ और ये हमने लिख लिया है ऊपर। अपना क्लासेस संस्कृत क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? पहले इसको मैं हाईलाइटर लगा लूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा और वो होगा गया, पटना, बक्सर, आरा। या तो इसका आंसर होगा पटना में। महावीर का मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूँ, अच्छा लगता है ग्रीन। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। ठीक है, मैं आप जब पढ़ा रहा था तो ऑब्जेक्टिव जो है साथ साथ लेकर चल रहा था, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु महात्मा गांधी किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का क्या नाम और है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर या कुसुमपुर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का और क्या नाम है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर। तो यहाँ पे लास्ट में जो है पुर लगा हुआ है, तो कुसुमपुर सही है। पाटलिपुत्र होता है, पुर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र होता है, पुर नहीं होता है, तो कुसुमपुर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में
पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही समृद्ध था और अशोक के शासनकाल में और भी समृद्ध हो गया था। तो समृद्ध किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी कौन है? दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी या शीतला माता? तो इसका सही ऑप्शन होगा पटन देवी। नगर की पालिका देवी जो है वो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। आगे बढ़ते हैं, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो इसका सही ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में? तो पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो आज हम दुर्गा पूजा के समान दिखता है शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या पुष्परम? तो इसका सही ऑप्शन सी है पाटलीग्राम। पाटलीग्राम में गौतम बुद्ध कई बार आए थे और इसके बारे में भविष्यवाणी भी किए थे कि यह नगर बहुत ही बड़ा, यह जो गांव है वो बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा आग पानी और क्या बताए थे, आग लड़ाई झगड़ा आग पानी से भयभीत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? ऐसे तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इससे बना सकते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, क्योंकि इनके नाम में ही तो छुपा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 12 क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है? कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो इसका सही ऑप्शन होगा दामोदर गुप्त। मैं तो चंद्रगुप्त बोल रहा हूँ, दामोदर गुप्त इसका सही ऑप्शन होगा। कुटनीम ताख्य के रचनाकार दामोदर गुप्त ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बताया था पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये दो लग गया है तो मैं इरेज करता हूँ, गलती से लग गया। तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में है। गोलघर पटना में है। और किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलीग्राम। तो इसका अब सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध इसलिए क्योंकि पाटलीग्राम नामक गांव में गौतम बुद्ध आया करते थे, बहुत बार आए थे और भविष्यवाणी किए थे। तो पाटलीग्राम देखकर मैं निश्चिंत हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, गौतम बुद्ध। और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो सिंपल सा आंसर है उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा ताकि आपको बाद में कोई मेहनत ना करना पड़े और बाद में आप इसको उतार सके, अच्छे से याद कर सके। हाँ, नोट कोई बना लीजिएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स जो है खरीद लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो इसका सही ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र में कौन जन्मे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह, और इन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा भी बनाया गया है। इनके स्थान पर गुरुद्वारा भी बनाया गया है। ठीक है, जहां से देश के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना शब्द किससे से बना है? पतनाथ से, पतनाथ या पश्चिम। देखो तीनों पतनाथ ही है, लेकिन सही वाला कौन है? तो सही वाला ऑप्शन नंबर सी है, पतनाथ यानी पतन शब्द से। क्वेश्चन नंबर 19,
गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो सिंपल है, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में अवस्थित है, क्योंकि हम पाटलिपुत्र के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। एंड 20 नंबर क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया, पटना जो है प्रसिद्ध हो गया? तो ये था मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना को देख रेख करने वाला कोई नहीं था, हजारों वर्षों तक पटना जीर्ण तीर्ण रहा, और ये जो है मुद्रा राक्षस नामक नाटक से जानकारी मिलता है। उसी समय पतन शब्द के कारण पटना पाटलिपुत्र का नाम पतन कर दिया गया, पटना कर दिया गया, सॉरी, पतन शब्द के कारण पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिया है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो ठीक है, ये जो है आगे फिर नेक्स्ट लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, लेसन नंबर 3 का जो है आलस कथा। तो हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, तो आपके दोस्तों को भी नहीं पता चल पाता है और मुझे भी नहीं पता चल पाता है कि आप लाइक शेयर कर रहे हैं कि नहीं। तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखिए, सीखिए और आनंद लीजिए। जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद एंड बहुत बहुत धन्यवाद।